जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर मार्ती क्लासेज पे। साथियों, हमने राजस्थान पुलिस एसआई के लिए और आरएस के लिए हिंदी की श्रृंखला शुरू की थी और इसी श्रृंखला के अंदर हम हिंदी व्याकरण पूरा कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण की ये आपकी तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम वर्ण विचार की चर्चा करते हुए आज व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको ये बता दिया, स्वरों का विभेद बता दिया, उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे और ओष्ठाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे और जीभ की स्थिति के आधार पे स्वरों के जो भी भेद बने थे, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ठीक है, उसके बाद में ओष्ठाकृति के वर्तामुखी, अर्धवर्तामुखी, फिर जो मुखाकृति के आधार पे समर्थ, विवर्त, अर्धसमर्थ, अर्धविवर्त, ये जो भी थे मैंने बता दिया था, बहुत आसानी से बढ़िया तरीके से बता दिया था। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लेना एक बार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यंजनों की। व्यंजन होते क्या हैं, ये पीछे की क्लास में मैंने आपको बता दिया है। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और वर्गीकरण को इतना आसानी से पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, एक छोटी से पेज के अंदर पूरा वर्गीकरण खत्म हो जाएगा, ये मान के चलना आप। ठीक है, तो अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम पर और ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाएँ, थोड़ा अच्छे से करें। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। देखो, व्यंजन होते क्या हैं, ये पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ। कौन कौन से व्यंजन है वैसे तो आपको पता भी है, और नहीं भी पता है तो मैं थोड़ा सा एक बार बता भी देता हूँ कि व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के व्यंजन हैं। देखो, व्यंजन कै वर्ग होता है एक तो। अब ये पूरा लिख तो नहीं सकता मैं यहाँ, क्योंकि लिखा नहीं जाएगा, वैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झेणे, टे, ठे, डे, ढेणे, ते, थे, दे, धेने, पे, पे, बे, भे, में, और ये रे, ले, वे, से है। ये इस प्रकार से वर्ण है, समझ गए आप। तो अब इन वर्णों को आपको याद करना है। अब समस्या साहब, हो सकता है आपको याद ना हो, कि हमें तो याद नहीं है, तो इसके लिए क्या है, आपको याद तो करने पड़ेंगे। आप कैसे याद करोगे वो तो आपका तरीका है, बाकी मैं भी कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे याद करने हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको स्वर बताए थे, तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये चर्चा मैं कर चुका हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा सा वर्णों की चर्चा करता हूँ, व्यंजनों की चर्चा करता हूँ। व्यंजन कितने होते हैं इसकी बात करते हैं। तो हिंदी के अंदर कुल व्यंजन हैं 33। कुल व्यंजन कितने हैं, 33 है। ठीक है, हिंदी के कुल व्यंजन कितने हैं, 33। समझ गए। अब ये जो चर्चा है, कुल व्यंजन 33 कौन कौन से हैं, इसको समझो। ये क्या है कि आप जैसे कोई किताब पढ़ोगे, कहीं 33 मिल जाएगा, कहीं 52 मिल जाएगा, कहीं 56 है, ऐसे 44 मिल जाएगा कहीं पे, तो ये कन्फ्यूजन वाली बात है। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि हैं वास्तव में संख्या कितनी है इनकी। तो हिंदी में कुल जो व्यंजन हैं उनकी संख्या है साहब, टोटल कितनी है वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, जोड़ के बताता हूँ टोटल कितनी है, मतलब जो आपको जोड़ के बताता हूँ कितनी है। जैसे 57 पहुँचेगी लास्ट में, जो टोटल वर्ण है वो 57 पहुँचेंगे, तो उसमें व्यंजन कितने हैं अब देख लेना। देखो, इसको समझाने के लिए मैं ये तरीका अपनाता हूँ। सबसे पहले संस्कृत के जो व्यंजन है ना, संस्कृत के व्यंजन वो कितने हैं, 33 है। कौन कौन से, क्योंकि संस्कृत से तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो संस्कृत के व्यंजन है 33, और इसमें कै वर्ग के हैं 5 तो हो जाएंगे। जैसे ये वाले यहाँ देखो, कै वर्ग के ये 5, फिर च वर्ग के, फिर टै वर्ग के, तै वर्ग के, पै वर्ग के, ये हो गए। उसके बाद में ये रे, ले, वे, और एक से और ये से, और ये से कैसे उच्चारण स्थान, ये सब मैं बता दूंगा, इनमें क्या अंतर होता है, कैसे किसका कौन सा उच्चारण होता है, ये भी बता दूंगा, टेंशन मत करना आप। ठीक है, इस प्रकार से ये 33 होगी, क्योंकि देखो ये संख्या 5 का 20 होगी, और 20 के बाद में ये हो गया, और 25 और उसके बाद में ये 4 स्वर ये हो गए, 3 4 ये हो गए, 4 5 33 हो गए टोटल। ठीक है, तो यहाँ तक ये 33 हो गए। कौन कौन से, कै वर्ग वाले 5, कै वर्ग के बाद में ये आपके च वर्ग वाले 5, टै वर्ग वाले 5, तै वर्ग वाले 5 और पै वर्ग वाले 5, तो ये तो हो गए 25 व्यंजन तो ये हो गए। उसके बाद में आपके ये रह लवे 4 ये हैं, और से ये 4 ये हो गए। इस प्रकार से टोटल आपके 33 तो ये हो गए, संस्कृत के व्यंजन है ये। फिर हिंदी ने क्या किया, हिंदी ने 2 नए व्यंजन बना दिए। कौन कौन से, एक तो डे, इस प्रकार से लिखते हैं अडे, और एक डे, अडे, ये नीचे जो बिंदी लगती है ये हिंदी के बनाए हुए 2 व्यंजन है, तो हिंदी के हो गए 2 ये। ठीक है, उसके बाद में हिंदी ने कुछ महाप्राण व्यंजन विकसित कर लिए, न, मैं, रे और ले। इसके महाप्राण व्यंजन बन गए थे। न को न ऐसे, और मैं को आधा मैं और है, और रे का आधा रे और है, और ले का आधा ले और है। ये महाप्राण व्यंजन बोले जाते हैं हिंदी के। 4 ये आ गए हिंदी के। ठीक है, ये हिंदी ने विकसित किए हैं, हिंदी के हैं। और हिंदी ने फिर
फिर कुछ मतलब कि जो आपको पता है हिंदी ने बहुत जगह से अपने शब्दावली ग्रहण की है, तो अरबी और फारसी इनसे भी ग्रहण कर लिया, और 3 व्यंजन अरबी फारसी से आ गए। कौन से? कै के नीचे जो नुक्ता चिन्ह लगता है ये कै, और ये जो खे के नीचे लगता है ऐसे नुक्ता और गए, ये वाला। और अरबी फारसी और अंग्रेजी से मिलके 2 और आ गए, जिसके अंदर अपने ये 5 पढ़ा होगा टोटल, कै खे गए गए जय और फे। तो ये जो 3 है कै खे गए, ये तो आए हैं अरबी और फारसी से। और ये जो 2 हैं कौन से? जय और फे, जय के नीचे ऐसे नुक्ता और ये फे के नीचे नुक्ता, ये 2 आए हैं, ये अंग्रेजी अरबी और फारसी से ग्रथित हैं, इन यहाँ से आए हैं, ठीक है। जैसे प्लीज, प्लीज बोलते हैं अपन, फाइल बोलते हैं तो उसमें ये वाला फै यूज होता है, प्लीज में ये वाला जय यूज होता है, ज़मीन में ये वाला जय यूज होता है, फायदा में ये वाला फै यूज होता है, नुक्ता वाला, ठीक है। इस प्रकार से ये कौन से हो गए? देखो 33 तो ये वो संस्कृत वाले बता दिए मैंने पहले, उसके बाद में 2 डे और डे बता दिया, डे और डे बता दिया, उसके बाद में 4 मैंने बता दिए जो महाप्राण व्यंजन थे, न का न और आधा न और है र, ये वाला, ठीक है। और फिर 5 व्यंजन ये आपने ग्रहण कर लिए, कहाँ से? दूसरी भाषाओं से, अरबी फारसी अंग्रेजी से। 5 व्यंजन कौन कौन से? कै खे गए गए और जय फै वाला नुक्ता वाला, 5 व्यंजन ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम जोड़ें तो हिंदी के कुल वर्ण कितने हो गए? 33, 2 और 6 और 5, ये हो गए 44 व्यंजन। तो इस प्रकार से यहाँ हिंदी के कुल 44 व्यंजन आ गया। तो 44 व्यंजन आपको किताबों में ही मिल जाते हैं कई बार तो, कि हिंदी में 44 व्यंजन है, ठीक है। इनकी संख्या मैं बता रहा हूँ कन्फ्यूजन वाली है, बहुत सारी किताबों में अलग अलग मिलेगी। तो ये जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, सही बता रहा हूँ, ये आधुनिक हिंदी की जो बात है ना वो बता रहा हूँ। तो ये 44 हो गए इस प्रकार से व्यंजन। उसके बाद में देखो अनुस्वार आते हैं। अनुस्वार के अंदर आपको पता है, अनुस्वार के अंदर ये वाला अनुस्वार एक ऐसे बिंदी लगती है ऊपर, जैसे अंक के अंदर है अंक, अनुस्वार एक तो ये हो गया, और एक विसर्ग लगता है, विसर्ग वाला, जिसके ऐसे लास्ट में जो बिंदी लगती है वो हो गए। तो 2 ये हो गए, समझ गए। 44 हमने पहले चर्चा कर ली, एक अनुस्वार हो गया और एक ये वाला हो गया, 2 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम और बात करते हैं आगे कि टोटल, फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टोटल फिर कुल वर्ण कितने हो गए। देखो कुल वर्ण कितने हो गया, अब यहाँ से देखो आप, 11 तो क्या है, 1 मिनट, 11 तो क्या है, स्वर है, 11 तो क्या आपको पता है स्वर है। फिर तो 33 व्यंजन ये वाले बताए थे मैंने अभी, यहाँ से ये वाले 33 व्यंजन ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि दो जो हैं, 2 हिंदी ने डे और ढे और ढे वाले 2 वो आए थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि 4 महाप्राण व्यंजन विकसित किए थे, महाप्राण व्यंजन, जिसमें न मैं रे लवे के महाप्राण व्यंजन बन गए थे, न आधा न और है, आधा मैं और है, आधा रे और ले, ये तो ये 4 वाले ये हो गए थे। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि 5 इन्होंने अरबी फारसी और अंग्रेजी से कैफ गए जय फै और ये वाले नुक्ता वाले 5 ग्रहण कर लिए थे, तो 5 ये हो गए। उसके बाद में एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग हो गया, एक अनुस्वार और एक विसर्ग हो गया, ठीक है। समझ गए बात, इतना समझ में आ रहा है, एक अनुस्वार एक विसर्ग हो गया। यहाँ तक की बात आपने कंप्लीट कर ली, तो इनको आप जोड़ के देख लो आप कितने हो गए। अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, तो ये हो गया आपके 33, 2, 4, ये तो हो गए 44 हो गए ये तो हैं, और ये दो हो गए 46, और ये 46 हो गए, 46 और ये 11, 46 और 11 57 हो गए। तो हिंदी के कुल कितने व्यंजन वर्ण हो गए, सॉरी वर्ण कितने हो गए, 57 वर्ण हो गए, ठीक है, 57 हो गए। समझ गए आप। उसके अंदर आप व्यंजन कितने हैं, 44, और इनको भी शामिल करोगे तो ये जोड़ लो, 11 इसमें से घटा दो, ये आपका मतलब ये डाटा है ना, ये पूरा एक्यूरेट बता दिया मैंने अभी ये, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा बता दिया मैंने बीच में आपको, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन मिल जाता है, कहीं इधर उधर आपने किताब पढ़ी होगी तो वहाँ कन्फ्यूजन है ही, मैंने भी देखा है। अब हम शुरू करेंगे जो व्यंजन है उनके वर्गीकरण की बात करेंगे। व्यंजन है क्या, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, और आपने पढ़ा होगा व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्शसंघर्षी, उत्क्षिप्त व्यंजन, इस प्रकार से बहुत सारे व्यंजनों के वर्गीकरण कर रखे हैं। और वही जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था उसी हिसाब से इनका भी वर्गीकरण है, लेकिन वो थोड़ा जटिल है, तो हम हमारे हिसाब से बताएंगे आपको। हम हमारे हिसाब से जो बताएंगे उसके अंदर ये मान के चलो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कहीं से भी कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो व्यंजनों का वर्गीकरण के लिए मैं आपको कुछ थोड़े से एक नियम नहीं बताने की बजाय एक सारणी से बताऊंगा, एक टेबल से बना के बताता हूँ, उस टेबल को याद रख लेना आप। पहले तो आपको ये इनकी जो वर्णमाला है वो याद रखनी है, व्यंजनों की जो वर्णमाला है वो याद रखनी है, कै ख ग घ जो भी आता है वो। उसके बाद में आपको मैं जो टेबल बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। उस टेबल के अंदर आपको क्या लिखना है, देखो
मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। एक तो व्यंजनों का वर्गीकरण है, उसका आधार क्या है, उसके आधार हैं दो हैं। व्यंजन के वर्गीकरण के आधार दो हैं। एक तो प्रयत्न विधि के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है, भाई प्रयत्न करना पड़ता है ना शरीर को, व्यंजनों के उच्चारण के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और वो प्रयत्न किस किस को करना पड़ता है, कौन कौन से अंग को करना पड़ता है, और क्या क्या प्रयत्न करना पड़ता है, उसके आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया है। तो प्रयत्न विधि के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण है, जिसमें एक स्पर्शीय व्यंजन आते हैं, स्पर्शीय व्यंजन आते हैं, उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन आते हैं, फिर संघर्षी व्यंजन आते हैं, संघर्षी के बाद में उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं, कौन से आते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद में और आता है आपके लुंठित और प्रकम्पित व्यंजन आते हैं, लुंठित प्रकम्पित व्यंजन आते हैं, फिर अर्धस्वर या स्पर्श आते हैं, और फिर पार्श्विक आते हैं, और फिर अल्पप्राण महाप्राण इस प्रकार के भी आते हैं, नासिक के व्यंजन भी आते हैं, घोष अघोष आते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा व्यंजन किस में आएगा। मेन बात तो ये ना, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करना है। अब हम ये इनको रटते रहेंगे, नासिक के अंदर कौन कौन सा आएगा, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा, अल्पप्राण में कौन कौन से आएंगे, रटते रहो व्यंजन का तीसरा चौथा दूसरा चौथा पांचवा, ये ऐसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा किताबों में। वो रटने वाली बात हम नहीं बता रहे आपको, हम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको तुरंत एग्जाम में पता चल जाए ये व्यंजन कौन सा होगा, अल्पप्राण है, महाप्राण है, घोष है, स्पर्शी है, संघर्षी है, जो भी है वो पता चल जाए सीधा। तो मैं सीधा ही बता दूं आपको, व्यंजनों का वर्गीकरण किताबों में देखोगे आपको मिल जाएगा। उच्चारण के आधार पे भी कर रखा है, कोमल, तालव्य, कंके, ओष्ठे, दंते, ये सब। तो मैं ये नहीं बता के आपको सीधा बता देता हूँ कैसे है। देखो, इसके लिए क्या करना है, आपको एक सारणी बनानी है। सारणी बनाने के लिए इस प्रकार से सारणी बनानी है, ऐसे, ये सारणी हो गई। यहाँ आपको शुरू करना है उच्चारण स्थान मान के चलना है, एक जगह तो लिखना है उच्चारण स्थान। देखो यहाँ थोड़ी समस्या होगी मुझे सारणी बनाने में, क्योंकि लिखा नहीं जाता है यहाँ सही थोड़ा सा। तो ये उच्चारण स्थान कर दिया मैंने, उच्चारण स्थान, यहाँ उच्चारण स्थान है ये मान के चलना, ये वाला जो पोर्शन है उच्चारण स्थान है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको करना है वो ये करना है, ये उच्चारण स्थान में इसको काट रहा हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ उच्चारण स्थान, यहाँ लिख जगह भी नहीं है उच्चारण स्थान के ऊपर लिखने के लिए। अब आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है, अघोष, अघोष से शुरू करनी है, अघोष, क्या गया, अघोष, फिर अघोष लिखना है वापस, अघोष, फिर सघोष लिखना है। ऐसा करता हूँ मैं, आप एक मिनट, ऐसे इसकी एक टेबल है, वो टेबल यहाँ लेके आता हूँ, टेबल बना रखी है मैंने, वो टेबल यहाँ लेके आता हूँ ताकि लिखने में समस्या नहीं, उसी से समझा दूंगा मैं, यहाँ लिखने में बहुत समस्या होगी। एक मिनट आप वेट करना। देखो दोस्तों, ये टेबल है, आप इसको वीडियो को थोड़ा चेंज करके देख सकते हो, जो डायरेक्शन है उसको लैंडस्केप मोड में करके देख लेना। टेबल इस प्रकार से ही है। देखो यहाँ क्या करना है आपको, इस साइड में ये जो है उच्चारण स्थान दे रखा है, इसका उच्चारण स्थान है ये, और इधर ये है अल्पप्राण महाप्राण, जो अघोष है सघोष है, वो करना है। और ऐसे ही इस वर्णमाला को लिखना है, क्योंकि आप ऐसे ही तो लिखते हैं शुरू से, बचपन से लेकर अब तक ऐसे लिखते आए हैं कि कै कै गै गै झे, फिर टे ठे डे डे थे थे दे देना चे चे दे देना। ये मैं समझा दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। इसमें थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मेरी जो बनाई हुई टेबल थी वो मिस हो गई अभी, और बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ। वैसे इसमें भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, आपको ऐसे टेबल बनानी है और यहाँ से शुरू करना है और लिखना शुरू करना है क्या, अघोष, 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 अघोष लिखना है 2 बार। उसके बाद में घोष 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 लिखते जाना है। कॉलम बना लिया आपने ऐसे, इस प्रकार से कॉलम बना लिए, ठीक है। उसके अंदर पहले अघोष लिख दिया, अघोष लिख दिया, फिर घोष 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 लिखते जाना है 2 बार 3 बार लिखना है। वैसे ये 4 बार भी लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 बार लिख लेना, ठीक है। 3 बार, 2 बार अघोष लिखा है आपने, और फिर 3 बार घोष घोष लिख दिया, समझ गए। इसके बाद में यहाँ देखो, ये अघोष लिखा है, ये अघोष लिखा है, फिर घोष 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 लिखा है, और आगे भी घोष ही लिखना है, चाहे कितनी बार लिखना पड़े। और इसके इधर भी क्या लिखना है, अघोष ही लिखना है, अघोष ही लिखना है। लेकिन शुरुआत आपने अघोष से की है, 2 बार अघोष लिखा है, उसके बाद में घोष लिखा, घोष लिखा, घोष लिखा 3 बार, क्योंकि 5 की कॉलम होते हैं हमारे। और उसके बाद में अगर लिखना पड़ रहा है तो भी घोष ही लिखना है, और इस साइड में लिखना पड़ रहा है तो अघोष लिखना है, ये ध्यान रख लेना है, समझ गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, शुरुआत यहाँ से करनी है, यहाँ से शुरुआत करनी है अल्प प्राण से। तो लिखना है अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। बस ये क्रम लेके चलना है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। और इससे अगर इधर जाओगे तो भी यही क्रम रहेगा, यहाँ अल्प प्राण है तो यहाँ महाप्राण आ जाएगा, यहाँ फिर अल्प प्राण आ जाएगा, समझ गए।
शुरुआत कहाँ से करनी है? अघोष अघोष घोष 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 से। उसके नीचे लिखना है अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण। समझ गए? इतनी आपके समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो बहुत है, अच्छी बात है। फिर क्या करना है? देखो, ये जो उच्चारण स्थान है, इस उच्चारण स्थान को एक बार आप छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। मैं इसका बहुत बढ़िया तरीके से आपको इलाज बता दूंगा कैसे। उच्चारण स्थान को छोड़ दिया साहब। अल्पप्राण महाप्राण की बात होगी। अल्पप्राण महाप्राण के बाद में आप नीचे इसके कै ख गए गए चे छ जय जन टे ठ डे डन ते थ दे दन पे फ ब में ये वाली वर्णमाला लिख दोगे। वर्णमाला लिख दी, कहाँ तक लिख ली? पै वर्ग तक लिख दी। तो कै वर्ग, ख वर्ग, गै वर्ग, गै वर्ग अड़े सॉरी कै वर्ग, कै वर्ग के बाद में इधर आ जाएगा चै वर्ग, और फिर ये टै वर्ग, और फिर ये तै वर्ग, और ये पै वर्ग। तो ये कै हो गया, ये ककार हो गया, खकार, गगार, गह, अड़े, ये वाला हो गया आपका। लिख लिया आपने इस प्रकार से। तो अब देख लो, श्रृंखला आपको वही याद दिमाग में छप जाएगी ये वैसे आपके, कि अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमारी अल्पप्राण से हो रही है। तो कै वर्ग का कोई भी जैसे आपसे पूछा जाएगा, ख क्या है भाई? अल्पप्राण है, महाप्राण है। तो आप देखोगे ख कौन से स्थान पे आ रहा है? तीसरे पे आ रहा है। कै ख गए तीसरे पे आता है। तो शुरू कर दो अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। क्या आ गया? अल्पप्राण होगा साहब के। फिर घोष अघोष की बात करेंगे तो हमने 2 बार तो घोष अघोष लिखा था, और उसके बाद में घोष घोष है। तो कै ख तो क्या हो गए? घोष हो गए। उसके बाद के जो वर्ण है वो घोष हो गए। याद हो गया? किसी का भी पूछा जाए इसके अंदर, जैसे किसी का भी पूछा जाए आपसे, पूछा गया आपको पै वर्ग के अंदर पूछ लिया कि पै वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा? घोष होगा या अघोष होगा? तो 5वां वर्ण साहब घोष होगा। पै वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा? अल्पप्राण होगा, महाप्राण होगा। अब आप याद थोड़ी करोगे चौथा वर्ण पे, ऐसे याद थोड़ी करना है, बस ये पिक्चर याद रखनी है। चौथा वर्ण है तो अघोष अघोष, फिर घोष घोष। चौथा है तो 2 बार हो गए अघोष अघोष, फिर क्या हो गया? घोष ही होगा। इसका मतलब घोष हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से अघोष और अघोष वाली विपत्ति तो टल चुकी है आपकी। ये तो बात हो गई। अब आती है बात उच्चारण स्थान की। अब आते हो उच्चारण स्थान पे। उच्चारण स्थान पे इससे पहले मैं आपको ये रह लवो और वाली बात बता देता हूँ। देखो, आपने जैसे कै ख गए गए कै वर्ग लिखी, फिर उसके बाद में चै वर्ग लिखा, फिर टै वर्ग लिखा, तै वर्ग लिखा। इसमें सही नहीं लिखा है, आप देख लेना लिख के एक बार। कै वर्ग लिखा, चै वर्ग लिखा, टै वर्ग लिखा, तै वर्ग, पै वर्ग लिखते हैं। कै चै टै तै। और ये भी याद ना रहे, कै चोटता प्यार याद रख लेना कि भाई कै के बाद में कौन सा वर्ग आया, तो कै चोटता प्यार है। कै के बाद में कै वर्ग के बाद में चै, क्यों? कै चोटता प्यार। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। समझ गए? उसके बाद में देखो, कै वर्ग चै वर्ग लिख दिया आपने, तो फिर क्या करना आपको? इस साइड में, इस साइड में, यहाँ आना, इस साइड में, यहाँ वाला इस क्षेत्र में, और यहाँ इस श्रृंखला को बढ़ा के ही लेके चलना है। ये रह लव सॉरी घोष लिखना है, क्योंकि अघोष अघोष अघोष, यहाँ अघोष था, फिर घोष घोष घोष। ठीक है? और अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण करते हैं। यहाँ भी जो भी आए क्या आएगा? महाप्राण आएगा। ठीक है? यहाँ आ गए, आप पहुँच गए यहाँ पे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है क्या है, इसको ये रह लव को यहाँ लिख देना, यहाँ लिख दो, या फिर यहाँ ऐसे याद रख लो कि मुझे तो तीसरी जगह ये रह लव है, दूसरी जगह छोड़ के ये रह लव लिखना है। ये रह लव है तो ये रह लव है, यहाँ लिख दो ये रह लव है, कोई समस्या नहीं है। ये रह लव में ये रह लव लिख दिया। उसके बाद में सह बजते हैं हमारी, ये सह बजता है कौन सा? तालुवे से, इसको बोलते हैं मूर्धन्य से, इसको बोलते हैं दंते से। तालुवे मूर्धन्य दंते से। ठीक है? तो ये तालु से निकलता है, ये वाला से, अंतर पता चल गया ना? तालु से ये से निकलता है मूर्धन्य से, और ये जो से है हमारा ये वाला से, ये दंत से निकलता है, दंते से बोलते हैं इसको। तो इनको लिखना है। इसको लिखने के लिए आप कहाँ लिखोगे इनको पहले वाले अघोष में लिख देना और महाप्राण में लिख देना। अघोष और महाप्राण में इस साइड में यहाँ लिख देना, क्योंकि आप देखो अल्पप्राण के बाद में कौन सी श्रृंखला आएगी? महाप्राण की श्रृंखला आएगी। तो अल्पप्राण में तो ये अपने आप पता चलेंगे, सह वाले इधर लिख देना और ये रलवे इधर रख देना। तो ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे, और ये रलवे उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आपकी अल्पप्राण हो जाएंगे। ठीक है? इस प्रकार से ये आपका ये रलवे हो गया, ये रलवे हो गया। ये रलवे के बाद में ये सह हो गया, सह हो गए। ठीक है? घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण का जो टंटा है वो तो आपका खत्म हो गया। अब मैं उच्चारण स्थान की बात करता हूँ। उच्चारण स्थान को कैसे याद रखना है? उच्चारण स्थान के लिए देखो, कैसे कंठ, और कै वर्ग आएगा पूरा कंठ से। कैसे कंठ, कै वर्ग आएगा पूरा का पूरा कंठ से। कंठ के बाद में जो आया था वो आया था तालु। तो कै के बाद में चै वर्ग आता, और चै वर्ग कहाँ से आएगा? तालु से। तो चै वर्ग को क्या बोलेंगे हम? तालुवे। चै वर्ग कहाँ से निकलेगा? तालु से निकला। कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में ऊपर मुर्दे आता। आपको पता, मैंने वो डायग्राम दिखाया था उसमें मुर्दे आता है। तो मुर्दा से कै के बाद में चै वर्ग, चै के बाद में मुर्दा, और मुर्दा है तो टै वर्ग आ जाएगा। तो टै वर्ग कहाँ से निकलेगा? मूर्धन्य से। तो ये मूर्धन्य
पूरा का पूरा टय वर्ग, चाहे टय हो, डे हो, ठे हो, ये पूरा मूर्धन्य से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो अगला स्थान है वो किसका, मुर्दा के बाद में जो आता है वो दांतों का आता है, क्योंकि मुर्दा क्या, होठों का जो ऊपर वाला भाग जहाँ होठ जुड़े होते हैं दांतों से, वो उसको मुर्दा बोलते हैं। मुर्दा के बाद में क्या आते हैं, दांत आते हैं, तो दांत दंत आ जाएगा। दंत का मतलब ये हो गया, तय के बाद में जो वर्ग आ रहा है, तय वर्ग आ रहा है, तो तय वर्ग क्या हो जाएगा, दंत्य वर्ग हो जाएगा, दंत्य वर्ग हो गया, दंत्य से निकलने वाले हुए। उसके बाद में पै, पै वर्ग आता है, पै वर्ग, तो यहाँ देखो दांतों के बाद में बाहर क्या बचा, होठ बचे, तो पै क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो बस वो जो क्रम था, डायग्राम दिखाया था आपको, उस डायग्राम को देखते हुए आप इन वर्गों का ध्यान रखते हुए आप बता सकते हैं। तो वैसे भी याद हो जाएगा एक दो बार में आपको, कै वर्ग कहाँ से, कंठ से निकलता है, चय वर्ग कहाँ से, तालु से निकलता है, टय वर्ग कहाँ से, मूर्धन्य से, और तय वर्ग दंत से, पै वर्ग ओष्ठ से निकलता है। यहाँ तक की समस्याएं साहब हमें नहीं है, याद हो गई, कै चय तय तय सारी याद हो गई। अब समस्या तो ये आती है साहब, ये रहे लव का उच्चारण स्थान और से का उच्चारण स्थान, ये नहीं समझ में आता, ये कहाँ से होता है। तो इसके लिए मैंने ये कहा है आपको कि इसके आगे आपको क्या करना है, ये एक स्थान छोड़ देना ऊपर वाला, एक ये कै वर्ग वाला छोड़ देना, और ये चय वाला यहाँ बीच में ले आना, तो ये रे ले व ऐसे रखना है इसको, ये रे ले व ऐसे रख लेना। तो ये किसके सामने आ गया, चय के सामने, तो ये किससे निकलेगा, तालु से, ये किससे निकला, तालु से। फिर रे आ गया किसके सामने, टय वर्ग के, टय वर्ग आ गया तो टय का मतलब मूर्धन्य से, ये किससे निकलेगा, मूर्धन्य से। ये टेबल आप एक बार बना के देखना, मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से, क्योंकि यहाँ बनी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, जो मैंने बनाई थी और वो मिस हो रखी है, अभी है नहीं, तो मैं बनाने में टाइम लगेगा काफ़ी, इसलिए मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। एक बार बना के देखना, नहीं समझ में आता है कमेंट कर देना, मैं बना के बता दूँगा आपको। तो ये रे ले और वे ऐसे लिखा आपने, तो ये किसके सामने लिखना आपको, चय वर्ग के सामने लिखना, उसके बाद में नीचे इस साइड में लिखना है यहाँ पे, समझ गए। तो ये आ गया, ये किसके सामने आ गया, तालु आ गया, रे किसके सामने, मूर्धन्य के, और ले किसके सामने आएगा, दंत के, वह किसके सामने आएगा, ओष्ठ के। तो ये वह को आप थोड़ा ध्यान रखना है, दंत और ओष्ठ दोनों से निकलता है, दंतोष्ठ बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में से बचते हैं, तो से किसके, कौन सा से कहाँ से निकलेगा, इसके लिए भी आप एक साइड इधर जैसे आपने छोड़ी थी ऊपर ये पहले वाला कै वर्ग, तो इस साइड में आ जाना, इस साइड में कै को छोड़ देना, और उसके बाद में लिख देना से वर्ग, से ये वाला से। तो ये से कहाँ आ जाएगा आपका, सीधा का सीधा तालु के पास, क्योंकि ये आएगा चय वर्ग के सामने, और ये वाला से आएगा, ये किसके सामने आएगा, टय वर्ग के सामने, तो मूर्धन्य से, और ये वाला से किसके सामने, ये दंत्य से। तो ये से हो गया आपका, ये वाला से, एक बार ये जो से है ये तो आपका क्या हो गया, तालु से, फिर ये वाला से मूर्धन्य, और ये से है ये दंत्य से हो गया, याद हो गया। अब बचती है बात है की, तो है साहब इस साइड में लिख देना, यहाँ पे ऊपरी ऊपर, क्योंकि ये के ऊपर आपने जगह छोड़ी थी है, तो यहाँ लिख दिया। तो है यहाँ लिखोगे तो आपको ये पता है ये अल्पप्राण बन जाएगा, घोष बन जाएगा, और कंठ से निकलने वाला, कंठ या काकल, इसको काकल बोल देते हैं, कंठ और काकल, तो काकले से निकलने वाली इसकी ध्वनि हो जाएगी। तो उच्चारण स्थान का पता चल गया, अघोष का पता चल गया, घोष का पता चल गया, कौन सा अघोष है, कौन सा घोष है, अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, ये पता चल गया, उच्चारण स्थान भी पता चल गया। यहाँ तक की झंझट आपको खत्म हो चुकी है, ये इतनी चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं, समझ गए। उसके बाद में हम बात करते हैं इनका और वर्गीकरण था प्रयत्न के आधार पे। उसमें प्रयत्न के आधार पे स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, लुंठित, ये कुछ व्यंजन थे, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पर्शी का मतलब क्या है भाई, स्पर्श, हवा दो जगह से रगड़ खा के निकलती है, स्पर्श करके निकलती है, तो इस हवा के आधार पे इनका वर्गीकरण क्या है बताने में कोई फायदा नहीं आपको, पूरा का पूरा कुछ नहीं। स्पर्शी का मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे के सारे स्पर्शी हैं। बस एक चीज़ याद रख लेना, चय वर्ग को छोड़ना है, चय वर्ग को छोड़ देना, चय वर्ग को छोड़ देना, वो क्या है, स्पर्श संघर्षी है, बाकी सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। चय वर्ग को छोड़ देना, बाकी सारे के सारे कै वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, ये क्या है, क्या है, स्पर्श संघर्षी हैं। उसके बाद में हम आएंगे ये रह लवय के ऊपर। ये रह लवय को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब इनको अंतस्थ बोलते हैं, और आपका बचता है फिर से, इसके लिए से को, ये जो से है इसको बोलते हैं उसमें व्यंजन, इनको उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ये जो से है आपकी से, इसको बोलते हैं संघर्षी या उसमें व्यंजन, तो इनको बोल देना आप उसमें या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इसको। अंतस्थ व्यंजन हो गए ये रह, और संघर्षी हो गए से वाले संघर्षी व्यंजन हो गए, इतना ही याद रखना है। तो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो गए, एक इस टेबल के अंदर व्यंजनों का जो वर्गीकरण था हर प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब किसी भी प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप करके देखना, डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद में एक नासिके वाला व्यंजन बचता है, नासिके व्यंजन, तो जिसकी ध्वनि नाक से निकलती, तो वैसे ही पता आपको नाक से किसके निकलते हैं, नया ना, जो ये पांचवी वर्ण है, पांचवा
वर्ग के प्रत्येक का जो 5वां व्यंजन है ये नए नाक से निकलने वाला है, इसलिए इनको नासिके भी बोल देते हैं। तो इनके लिए आप घबराने की जरूरत है ही नहीं, वैसे याद हो जाएगा नासिके। ठीक है, तो किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, कहाँ से निकल रहा है, और संघर्षी होगा, स्पर्शी होगा, स्पर्श संघर्षी होगा, ये भी पता चल गया। उसके बाद में एक नाम आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त, ये लिखा नहीं जाता सही, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन दो हैं जो मैंने बताया था, अढ़ और डय, अढ़ और डय, ये नीचे वाले जो बिंदी लगते हैं, ये डय के जैसे नीचे लग गई और ये डय के नीचे नीचे लग गई, तो इसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, उसके बाद में एक आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन वैसे याद रखना पड़ेगा आपको, ये तो इसका कोई इलाज नहीं है। लुंठित व्यंजन है, लुंठित भी बोल देते हैं इसको, और प्रकंपित व्यंजन भी बोल देते हैं। ये है र आपका, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। और एक आता है पार्श्विक व्यंजन, जिसको लय को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। लय को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपका खत्म हो चुका है, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो पूरा हो चुका है। मेरी तरफ से व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा हो चुका है। उसके बाद में जो बचा है आपका, एक क्वेश्चन आंसर बचे हैं थोड़े से, मैं अगर आप चाहोगे तो क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ थोड़ी देर में, कि उससे फिर आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल वास्तव में सही हो रहा है क्या, उससे आपके क्वेश्चन आंसर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, इसको हटाता हूँ, 1 मिनट आप वेट करना।